नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है रशिया के अंदर। मोदी जी वहां पहुंचे हुए हैं और वहां पर कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें हमें होती हुई दिखाई दी पहले ही कुछ घंटों में। मोदी जी ने वहां पर पुतिन साहब की तारीफें करी कि आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो पुतिन साहब ने भी पूरा बाहें खोलकर मोदी जी का स्वागत किया है। आप देखिए कितना डिफरेंस है। जब वो शी जिनपिंग को मिलते हैं तो एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होती है, लेकिन जब मोदी जी को मिलते हैं ऐसे लगता है कि बहुत पुराने दोस्त कोई मिल रहे हों। लगता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स मिल रहे हैं। अब वहां पर इतनी गर्मी चल रही है ब्रिक्स के अंदर कि ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पर जैसे शी जिनपिंग मोदी जी को मिले हैं, हमें लगता था कि एक दिन पहले उन्होंने ब्रिक्स से पहले अपनी फोर्सेस को बॉर्डर से पीछे हटा दिया, लेकिन वहां पर तनखी अभी भी गई नहीं, यानी कि रस्सी का बल गया नहीं है जलने के बाद भी। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि आगे जाकर क्या होने वाला है। क्या ब्रिक्स आगे जाकर जो वेस्ट की दादागिरी है उसे खत्म कर पाएगा, अपनी दादागिरी खुद की शुरू कर पाएगा? ये सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। अब उमेश जी का इंट्रोडक्शन तो आपको नहीं चाहिए। उमेश जी इन चीजों को बड़ी बारीकी से समझते हैं और डिटेल में समझाते भी हैं। सर, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ब्रिक्स के अंदर ये पहले ही दिन में क्या हो गया कि मोदी जी गए हैं, पुतिन साहब को मिले हैं, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन शी जिनपिंग ने हाथ भी मिलाना एक्सेप्ट नहीं किया है। क्या जो बॉर्डर के ऊपर पीछे हटे हैं और यह मजबूरी थी पीछे हटने की, उसकी गर्मी अभी तक गई नहीं है इनके अंदर से? देखिए, कल रात को जब उनका डिनर होस्ट किया था पुतिन साहब ने, सारे वर्ल्ड लीडर्स जिन्होंने भी अटेंड किया था, उनकी एक तरफ मोदी जी बैठे थे, एक तरफ शी जिनपिंग बैठे थे। तब एक रशिया ने फोटोग्राफ रिलीज की, तीनों फोटोग्राफ रिलीज की, पुतिन साहब की, मोदी जी की और शी जिनपिंग की। सब लोग बोलने लगे दिस इज अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। बट आज जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने बायलैटरल मीटिंग के लिए गए और उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, तो शी जिनपिंग ने हाथ भी नहीं मिलाया उन्होंने। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग इस क्लाइम डाउन, जो बोलते हैं ना कि बॉर्डर से पीछे हटे, उससे बहुत हद तक उनकी इंटरनेशनल रेप्यूटेशन तो डाउन हुई है और मोदी जी की बढ़ी है। इसके लिए वो पर्सनली उसको ले चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो वर्ल्ड बोल रहा है कि ये न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर रहेगा, ये चलेगा जरूर, पर जिस हिसाब से बोला जा रहा है कि इट विल बी अ काउंटर वेट टू द यूएस लेड फाइनेंशियल सिस्टम, मुझे नहीं लग रहा कि अभी हो पाएगा। जब तक शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट है, तब तक चाइना इसको चलने नहीं देगा बरोबर से। जैसे इसको फॉर्म हो, जैसे इसको जिस मंशा से इसको फॉर्म किया गया है, वैसे चलने नहीं देगा। यहाँ पे अपनी दादागिरी करेगा, मनमानी करेगा। सारे लोग वर्ल्ड में डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा, अगर अमेरिका चोर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना तो डकैत है, तो ये अपनी दादागिरी करेगा और कम से कम आपको सुनने भी नहीं देगा। जैसे इंडिया के अंदर आ जाता है और बोल देता है ये एरिया मेरा है। अभी भी डेप्सांग और डेनचौक में इनकी फोर्सेस अभी भी है, जो कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने जमीन ले चुके हैं, वहां अभी भी खड़े हैं लोग। मोदी जी ने अभी तक 2020 का स्टेटस को किया है, अभी तो उनको और भी पीछे हटना पड़ेगा। और यहाँ पे जाके इनको एक क्लाइम डाउन करना चालू हुआ है और इंडियन फोर्सेस को वहां पे और भी डिप्लॉयमेंट करना चाहिए और बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन। इनफैक्ट वी शुड बी रियली थैंकफुल टू चाइनीज ट्रूप। अगर वो बॉर्डर पे नहीं आते तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं जागती। और बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 3-4 साल में आपने देखा है कितना इंप्रूवमेंट हो गया, भले ही लद्दाख हो, सर, लेह हो। इम्प्रूवमेंट भी इतना हो गया है कि हमारे ही देश के अंदर बैठे हुए कुछ गद्दार जैसे सोनम वांगचुक है, उनको तकलीफ हो रही है कि आपने चाइना के बॉर्डर के पास, चाइना को तकलीफ हो रही है उधर। दूसरी तरफ सर, आपने बोल दिया कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ये इतना आसान नहीं है, वेस्ट की दादागिरी खत्म नहीं हो सकती।
सर मैं तो कहता हूँ कि इंडियन मीडिया अगर आप उठा के देखेंगे, वहां पर तो सारा टाइम एक ही चीज बोली जा रही है कि डी डॉलराइजेशन हो रही है, ये अगले 2 साल में हो जाएगी। वैसे तो मैं 3-4 साल से सुन रहा हूँ कि अगले 2 सालों में डी डॉलराइजेशन हो जाएगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जानबूझकर डी डॉलराइजेशन का एक कीड़ा हमारे दिमाग में डाल रहे हैं ताकि यूएनाइजेशन हो और हम अमेरिका के चंगुल से निकलकर चाइना के चंगुल में हम जाकर फंस जाए, जैसे बाकी सारी सर ये कंट्रीज 66 कंट्रीज हैं जो डेट ट्रैप पे फंस चुकी हैं, हम भी फंस जाएंगे। सर आपको बता रहा हूँ, ये 2020 से चल रहा है और उस समय भी यूएस का जो रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो यूनाइटेड यूएसडी डॉलर में रखा जाता था, उस समय भी 59% है और आज भी 59% है। यूएसडी में ट्रांजैक्शन, डॉलर में ट्रांजैक्शन उस समय भी 88% है, आज भी 88% है। ये 3 साल की बात बता रहा हूं मैं। तो सर बात तो है कि बढ़ रहा है, जरूर है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है, पर डॉलर का जो डोमिनेंस है वो बना रहा, अभी तक कम भी नहीं हुआ है। चाइना अपना ट्रेजरी रिजर्व बेच रहा है, जापान बेच रहा है, बट सब यूएस का बहुत बड़ा दबदबा है फाइनेंशियल सिस्टम में। चाइनीज इकोनॉमी 18 ट्रिलियन की है, यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी है 28 ट्रिलियन, और उसके पास G7 का पूरा सपोर्ट है। आपको मालूम है उनके पास उनके हेज फंड इतने बड़े हैं कि सारी कंट्रीज के इकोनॉमी से बड़ा तो उनके पास वेल्थ है। आज आज सर ब्लैक रॉक के पास 11 ट्रिलियन डॉलर की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। स्टेट स्ट्रीट है, यस वैनगार्ड है। कहां से होगा सर? सर, और अगर यहाँ पे कुछ लोग जो है वो बार बार डी डॉलराइजेशन बोलते जा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, कहीं पे भी आप किसी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को पूछ लीजिए, उसने कोई दूसरे करेंसी में माल मंगाया है क्या? इंडिया में ही पूछ लीजिए। मैंने अपने पास में कितने मेरे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने भी बोला कि हम सब डॉलर में काम कर रहे हैं। ये जो डी डॉलराइजेशन हुआ है वो हुआ जरूर है, वो कमोडिटी में हुआ है। वो भी क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका ने बेवकूफी की है। उन्होंने रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से हटा दिया है। तो रशिया अपना तेल पहले डॉलर में बेचता था, अब वो अपनी करेंसी में बेच रहा है। वही करेंसी वो अब वो अपना तेल युआन में बेच रहा है, और अभी वो तेल हमको रुपये में बेच रहा है। लास्ट ईयर नॉन डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड क्रूड का 20% हुआ था। वो तो अमेरिका को मालूम ही था कि वो होना ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। और उसको उस जो ट्रेड जो डॉलर में कम हुआ है उसके वो लेके लोग सब डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। सेकेंडली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, तो लास्ट ईयर 6 कंट्रीज को हमने इंडेक्स किया था, अर्जेंटीना आया नहीं। सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है अभी एंटोनी ब्लिंकन के साथ बैठे हैं, ब्रिक्स की समिट चल रही है और वो एंटोनी ब्लिंकन के साथ बैठे हैं। यूएस वहां पे 2.2 बिलियन डॉलर्स का आर्म्स बेच रहा है। कल मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देता हूं, कल ट्रम्प साहब अगर जीत जाते हैं अमेरिका में, और आपको मालूम है ट्रम्प और पुतिन की बहुत अच्छी दोस्ती है, वो ये यूक्रेन वॉर को खत्म कर देते हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शन हटा देते हैं। आपको क्या लगता है ये ब्रिक्स ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा अभी इस फॉर्म में? वो रशिया के 300 बिलियन डॉलर भी अगर रिटर्न कर दे, सर अमेरिका चाहे तो थोड़े से स्ट्रेटेजिक डिसीजन से इस पूरे यूनियन को खत्म कर सकता है। रियल रिस्क है इसमें। वी शुड बी रियली अप्रिशिएटिंग द क्राफ्टीनेस ऑफ व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने सारी कंट्रीज को अपने पास बुलाया, सबको बताया कि अब वो उन्होंने बता दिया कि रशिया अकेला नहीं है। अगर यूरोपियन यूनियन और वेस्ट उसके साथ नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। द एंटायर ग्लोबल साउथ इज विद इट। आज सही माने में हम बोलते हैं, आज आपको ये भी बता देता हूँ, मोदी जी वहां पर हैं, मोदी जी वहां बैठे हैं, वहां पर जाकर नई करेंसी की बात चल रही है, ब्रिक्स की। जब इतना बड़ा ब्लॉक जहां पे रशिया, चाइना और भारत जैसे कंट्रीज इकट्ठे होंगे, साउथ अफ्रीका वहां पर है, ब्राजील है, आपको नहीं लगता कि हम दबदबा जो है वेस्ट का खत्म कर सकते हैं थ्रू ब्रिक्स ओनली? वो ठीक है, पुतिन जो अपने शी जिनपिंग हैं उन्होंने मोदी जी के साथ हाथ नहीं मिलाया, वो एक अलग चीज है, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि रीजन क्या हो सकते हैं। मे बी
उनकी तबीयत खराब हो, उन्हें लगे कि मैं कहीं वायरस ट्रांसफर ना कर दूं मोदी जी को, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी चीज़ वहाँ पर ब्रिक्स में हो रही है, पूरे वर्ल्ड की नज़रें हैं, और अगर ये ब्रिक्स की करेंसी आगे आ गई सामने, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है वेस्ट को, और मोदी जी इसी काम के लिए तो वहाँ गए हैं। सर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ब्रिक्स का जो फॉर्मेट है उसके अंदर इंडिया और चाइना डज नॉट सी आई टू विद ईच अदर। आज भी प्रॉब्लम्स है, फ्रिक्शंस है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका, मैंने आपको ये भी चीज बताया कि कल अमेरिका अगर रूस को हाथ देता है दोस्ती का, तब क्या होगा। ये जरूर अच्छी बात है कि एक नई करेंसी निकल रही है, पर उस नई करेंसी में इफेक्टिवनेस किसका रहेगा, उसमें डोमिनेशन किसका रहेगा, वो आपको देखना चाइना पड़ेगा। का। चाइना का अगर रहेगा तो कहां तक इंडिया मानेगा। और हम्म। पुतिन ने बोल दिया है, दिस इज नॉट एन एंटी वेस्टर्न फ्रंट, इट इज अ नॉन वेस्टर्न फ्रंट। मतलब पुतिन इज रेडी फॉर कोलैबोरेशन रादर देन कन्फ्रंटेशन विद द वेस्ट। एंड आपको मैंने कल भी बोला था, 2 दिन पहले भी बोला था कि इंडिया विल बी द की फॉर ब्रिक्स टू इंटरग्रेट विद द स्विफ्ट नेटवर्क। जो जो स्विफ्ट की टेक्नोलॉजी है, जो उन्होंने ब्लॉकचेन पे तैयार कर रहे हैं, वो जो मल्टीलैटरल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसके साथ ही सारे कंट्रीज के पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करना, दैट विल बी द फाउंडेशन इन विच इंडिया विल प्रपोज रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो। आईएमएफ को रिफॉर्म किया जाएगा। और आपने एक और एक चीज समझना चाहिएगा, ब्रिक्स का जो डिक्लेरेशन है, जो उसको यूनाइटेड नेशंस को में भी पढ़ा जाएगा। सर एंटोनियो गुटरेस जो यूएन के चीफ है, वो भी समिट में आए हुए। तो समझने वाली बात है कि ये भले ही एंटी वेस्टर्न फ्रंट नहीं है, इट इज अ नॉन वेस्टर्न फ्रंट। पुतिन अपना ये एक सिस्टम बना रहे हैं, ग्रीन एक्सचेंज बना रहे हैं, और वो क्या बोलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होंगे ब्रिक्स को, वो उनके नेशनल करेंसीज में दिया जाएगा। सर ये सब बात सही है, पर पैसा किसके पास है। चाइना का डेट टू जीडीपी है 300%। रशिया रशिया खुद ही कंस्ट्रेंड है। इंडिया इंडिया का डेट टू जीडीपी अराउंड 78% है। सर इतना बड़ा नहीं हो सकता, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट कोई भी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर नहीं चल सकता। चलेगा आपका उमेश जी, ट्रेडिंग के लिए आप यू देखिए सर, आप ट्रेडिंग के लिए कर लोगे, बट सर अल्टीमेटली सेटलमेंट मैकेनिज्म तो चाहिए ना कहीं कैसे करोगे वो। हम्म। आप उसके लिए गोल्ड लेके आ रहे हो, आप उसके लिए दूसरे तरीके से आप ब्लॉकचेन पे कर रहे हो, ठीक है सर, पर कहीं ना कहीं वो सेटअप तो होना जरूरी हो जाएगा। आज रशिया इज होल्डिंग, लास्ट ईयर की बात है, अभी का डेटा मुझे नहीं मालूम, रशिया इज होल्डिंग $150 बिलियन ऑफ इंडियन रुपीज। रशिया करे क्या उस रुपीज का। हमने तो उनसे तेल इंपोर्ट कर लिया, आर्म्स इंपोर्ट कर लिया, हम उनको रुपी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट मैकेनिज्म चाहिएगा, और इंडिया भी चाहेगा कि ब्रिक्स का जो इंटीग्रेशन है वो यूएन के साथ हो जाए, आईएमएफ के साथ हो जाए, जिसके कारण रशिया का रिलायंस चाइना से कम होगा, इंडिया की पोजीशन बढ़ेगी। No analyst is saying all these things, sir. Everybody is saying that BRICS will be a what you say counterbalancing the United Nations. It is a new United Nations. Nobody is talking about cooperation. पुतिन साहब ने तो क्लियर कट बोल दिया है, इट इज अ नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट एन एंटी वेस्टर्न। उमेश जी, यू आर दी ओनली वन जिन्होंने ये बिल्कुल सटीक जानकारी भी दी है और एनालिसिस किया है कि वेस्ट की दादागिरी को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। ना हमारे पास वो मसल पावर है, ना रशिया के पास है, ना चाइना के पास है। सभी की अपनी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और वेस्ट का जो पूरा सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस है। अभी भी ट्रेड उनके हाथ में है, फॉरेन रिजर्व्स जो लोगों को रखने पड़ते हैं आज भी डॉलर के टर्म्स में है। इतना आसान नहीं है इसको चेंज करना, और ऊपर से भारत की और चाइना की दोनों की बनती भी नहीं है। वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि हाथ भी मिलाना पसंद नहीं किया है शी जिनपिंग ने। मुझे लगता है कांग्रेस वाले तो भंवरे डाल रहे होंगे कि देखिए राहुल गांधी जाते हैं तो वहाँ पर गले मिलते हैं शी जिनपिंग के साथ, बैठकर एग्रीमेंट साइन करते हैं, और इधर मोदी जी के साथ तो हाथ भी उन्होंने मिलाया नहीं है।
दूसरी तरफ अभी अगर ट्रंप आते हैं तो उन्होंने आकर भी अपने कंट्री को आगे लेके जाने के लिए वो कभी भी ब्रिक्स की जो ये करेंसी है या ये ब्लॉक है इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये सभी को मालूम है। तो इस सारे चक्कर में जो हमारा इंडियन मीडिया बिना बात पर इतना चीख रहा है कि देखिए जी नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, मोदी जी वहां पर हाईएस्ट पोजीशन ले लेंगे, ये सिर्फ व्यूज का मामला है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? सर, मोदी जी वहां पे गए, उन्होंने क्लियर कट शब्दों में बोला है कि ही वांट्स डायलॉग, पीस, डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड डायलॉग के थ्रू पीस करना चाहते हैं, एंड ही वांट्स यूक्रेन वॉर टू एंड एज सून एज पॉसिबल। रशिया भी एग्री कर चुका है, बट सर ये होता है ना कि एक फेवरेबल टर्म्स पे करना वो जरूरी है। इट शुड बी ए फेस सेविंग मेजर टू फॉर ऑल द पार्टी। ऐसा कौन सा लीडर है जो बीच में कूद कर रशियन प्रेसिडेंट को भी हाथ थाम सकता है और बाइडेन को भी साथ में लेके चल सकता है? दैट इज ओनली मोदी। बट दोनों जने एग्री तो करना ना, बाइडेन तो करेगा नहीं। ट्रंप साहब आने से, ट्रंप की बात तो, ट्रंप के अच्छे इक्वेशंस हैं मोदी जी के साथ, ट्रंप और पुतिन के भी अच्छे इक्वेशंस हैं, मोदी जी और पुतिन के अच्छे इक्वेशंस हैं। मेरा तो ये मानना है कि जैसे ही ट्रंप साहब आते हैं, मोदी जी विल ब्रोकर अ पीस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, और जो स्विफ्ट के सैंक्शंस है रशिया के वो हट जाएंगे। फिर बाद में आएगा रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस। जो ब्रिक्स का जो करेंसी है, जो ब्रिक्स ग्रीन एक्सचेंज है, वो सबको इनकॉर्पोरेट करेगा यूनाइटेड नेशंस। इसमें रिफॉर्म्स आएगा यूनाइटेड नेशंस में। आईएमएफ के एसडीआर में मैंने आपको यही बताया था कि उसमें और 3-4 करेंसी आ सकती है। रूबल आ सकता है, रियाल आ सकता है, रुपी आ सकता है, दिरहम्स आ सकता है। सर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, और आप इंडिया को बोल नहीं सकते कि आप हमारे साथ रहो, और इवन रशिया के नॉट फोर्स। कल जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ शोल्ज, वो इंडिया आ रहे हैं 3 डे के विजिट के लिए। उन्होंने आज एक ऑफर दिया इंडिया को, आप रशिया से आर्म्स लेना बंद कर दीजिए, हम आपको सारी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। सर ये होगा कैसे? आपको कल का जो गर्मजोशी, जो जिस हिसाब से मोदी जी और पुतिन जी के बीच में जो डायनामिक्स है, आपको लगता होगा? नहीं होगा। और सर एक और एक चीज बताना चाहता हूँ, नहीं होगा। आज से 6-7 साल पहले यूक्रेन की एयर स्पेस पे एक मलेशियन एयरलाइंस को किसी स्टिंजर मिसाइल से उड़ा दिया गया था। सर उससे पहले, थोड़ी देर पहले, उस टाइम पे मोदी जी का प्लेन उस एयर स्पेस से गुजरने वाला था। कहीं ना कहीं उन्होंने डाइवर्ट कर दिया या प्लेन को डिले कर दिया। आप समझ जाइए कि किसकी इंटेलिजेंस होगी जिसके कारण मोदी जी की जान बची होगी। और रशियन एफएसबी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एजेंसी इन द वर्ल्ड, मोर देन मोसाद। रशियंस नेवर से अबाउट एनीथिंग अबाउट देम, दे बिलीव इन डूइंग। और आज पुतिन साहब ने करके दिखा दिया है। वेस्ट इज जस्ट लिकिंग राइट अक्रॉस द कॉर्नर। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। मेरा ये मानना है कि ये जो, बोलिए। जो आपने आज पूरा डिटेल में समझाया इसको कि वेस्ट हमें ये काम नहीं करने देगा हमारी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण, मुझे नहीं लगता, मुझे भी लगता है, अभी मुझे पहले लगता था कि शायद ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे आपने समझाया है कि इट इज़ नॉट दैट ईजी कि किसी की दादागिरी पिछले 100 साल से चल रही हो, आप एक झटके में बोल दें ये ख़त्म कर देंगे। मोदी जी इतने बड़े वर्ल्ड लीडर हो गए हैं कि वो वेस्ट की दादागिरी को ख़त्म कर देंगे, नई करेंसी शुरू कर लेंगे। ये विश हो सकती है, रियलिटी नहीं हो सकती। सर एक और एक चीज बोलता हूँ, लास्ट टाइम जब ग्लोबल करेंसी में चेंज आया था, उससे पहले 2 विश्व युद्ध हुए थे। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बना था। और आपको ये लगता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर विदाउट एनी और इससे हो सकता है चेंज? और वो अभी होगा क्या वो बताइए? एवरी अदर कंट्री हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब विद देम। कल ही नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम, वो जाके अपने लॉन्च साइट्स जाके उन्होंने इंस्पेक्ट किया है।
उन्होंने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को सबको पर्सनली जाके चेक किया है सर। मतलब डायरेक्ट उन्होंने बता दिया कि बॉस अगर आपने कहीं भी एक मिसएडवेंचर किया, हमारी मिसाइल्स आपके ऊपर चली जाएगी। आज इंडिया और यस यस पाकिस्तान के यस। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी 1971 के बाद कोई भी फुल फ्लेज वॉर नहीं हुआ है। इसका एक ही रीजन है कि दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए थे। तो इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियर बॉम्ब अगर किसी के पास रहता है, दिस आर द डिटरेंस फोर्स, इट उससे पीस आती है। नहीं तो यूक्रेन ने अपना सारा डी न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम 1996 में कंप्लीट कर दिया था, और आज देखिए रशिया ने उनको अटैक कर दिया। नो अदर कंट्री वुड लाइक टू लीव इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम राइट नाउ। इनफैक्ट साउथ कोरिया बोल रहा है कि दे विल नाउ बी गेटिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब विद देम, एंड दे विल बी सप्लाइंग दिस बॉम्ब्स टू यूक्रेन। सर न्यूक्लियर आर्म्स प्रोलिफरेशन तो बढ़ रहा है इसके कारण। द वर्ल्ड के अंदर अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम डी डॉलराइजेशन नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेट बॉम्ब। अभी अगर आप गूगल करो तो अभी थोड़े दिन में आईएमएफ की मीट होने वाली है, सारे फिनांस सेक्रेटरीज की। दे आर गोइंग टू डिस्कस द ग्लोबल सॉवरेन डेट बॉम्ब। मतलब आपका अगर आपका डेफिसिट कितना है वो सब देखा जाएगा। तो the problem is very much larger than this de-dollarization। और बिल्कुल सही बात है। कुछ एनालिस्ट मीडिया प्रोफेशनल्स ने इस ट्रिवियल इश्यू को इतना बढ़ा दिया है कि पूछो मत। De-dollarization, sir, dollar will remain as the currency of the world for the next 10 years at least. Nothing can happen। आप डेटा के साथ बात कर लेंगे 3-4 साल के बाद, आप कोई भी एनालिस्ट को बुला लीजिए, मैं उसके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। कम विथ फैक्ट्स एंड डेटा, उमेश जी, डोंट कम विथ प्रिजम्पशंस एंड असम्पशंस। सिंपल है, आप मेरे को डेटा के साथ बताइए, हो जाएगा, खोज कर देंगे, वो सब नहीं होता है सर। डेटा लाइए, बताइए कैसे होगा। और आपको लगता है कि अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसेस ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं? वो होने देंगे? चलिए लिबिया और इराक के अंदर उन्होंने डायरेक्ट इन्वेशन किया है, आपकी कंट्री में रेजिम चेंज करवा देंगे वो लोग। ब्राजील के जो बिल प्रेसिडेंट है, ब्राजील के प्रेसिडेंट, उन्होंने पर्सनली अटेंड नहीं किया ये समिट। उन्होंने बता दिया कि उनको हेड इंजरी लगी है। जरूर है कि बहुत सारे नेशंस आए हैं, बट व्हाट दे विल यूज ब्रिक्स एज अ काउंटर। ब्रिक्स को लेवरेज करेंगे। दे विल नाउ हैव अ बेटर चांस ऑफ नेगोशिएशन विद ईदर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, जिनसे वो पैसा लेते हैं। अभी अगर चाइनीज का तो इसमें पैसा भी डूबने वाला है सर। ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स का करेंसी अगर आ गया तो सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होगा। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, 7 बिलियन का लोन लिया है, वापस 2 बिलियन का लोन मांगने चले गया क्लाइमेट चेंज के ऊपर। सर हालत खराब है। आपको लगता है आईएमएफ ऐसे ही लोन देगा कि ताकि आप पाकिस्तान लोन लेके उसको चाइना को दे? हर चीज नहीं देगा। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, चाइना अपने आप को प्रोजेक्ट करता है एज अ डेवलपिंग कंट्री। जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, सबसे कंसेशनल रेट पे लोन लेता है, और हायर रेट पे लेके कंट्रीज को देता है, डेट ट्रैप करता है। कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, उनको देखना चाहिए इंडिया अभी चाइना को डब्ल्यूटीओ में लेके जा रहा है। आपने ही बताया था कि चाइना अपनी जो एक्सपोर्ट की जो सब्सिडी है 50% देता है लोग अपने मैन्युफैक्चरर्स को। इंडिया बोल रहा है कि चाइनीज सब स्टैंडर्ड चाइनीज गुड्स आर फ्लडिंग द मार्केट्स। उनके सब्सिडी देने से इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम हो रही है। उनके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो इंडिया को एक्सेस नहीं देते हैं। तो सब जगह से प्रॉब्लम बढ़ रहा है। पीपल आर स्पीकिंग अगेंस्ट चाइना।
और आज आपको समझ में यही रीजन है कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया, और चाइना पे भरोसा नहीं कर सकता। अगर वो बाहर निकला है तो बाई चांस वो अभी अपनी तैयारी कर रहा है कि वो ताइवान पे हमला करेगा। बट सर वो जानता नहीं है कि यूएस की जो नेवी सील 6 टीम है, जो वन ऑफ द मोस्ट अलाइड कमांडो फोर्स है, वो भी ताइवान पहुंच चुकी है। सर अभी आपने जो सब्सिडीज़ की बात करी है चाइना में, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। आपको चार्ट से समझ आएगा कि जो पिछले 3 साल में जो चाइना ने सब्सिडी दिया है उसमें 400% का इंक्रीज़ हो गया है। जो कंपनीज यहाँ पर सब्सिडी लेती थी या ड्रॉबैक लेती थी गवर्नमेंट से, वो 400% बढ़ गया है पहले के मुकाबले में। दैट मीन्स कि इतनी ज़्यादा हैवी सब्सिडी चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है कि आप कुछ भी कीजिए, माल के प्राइस को नीचे गिर दीजिए, गिराने के बाद आप वर्ल्ड में माल को बेचिए ताकि डॉलर आएंगे कंट्री के अंदर। नुकसान में भी माल को बेचना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे होगा दो तरह की चीज़ें होंगी, एक चाइना का माल बिकेगा, दूसरा जिस कंट्री में माल बेचेंगे उधर की लोकल इंडस्ट्री जो है वो भी ख़त्म होगी। तो बड़ा डेंजरस मूव है जो चाइना करता जा रहा है, और सारी दुनिया की कंपनीज को बंद कराने की मुहिम इन्होंने शुरू कर दी है। सर आपको ये बता रहा हूँ कि अभी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने चाइनीज ईवी पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। इंडिया भी अभी बहुत सारे कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, उसको ऑन होल्ड पे रख दिया है। उसमें नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स बना रहा है, जिसमें पता लगाया जा रहा है कि उस कंट्री से गुड्स चाइना से तो नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया जो है चाइना के खिलाफ नकेल कस रहा है, और सब लोगों को एजुकेट भी कर रहा है कि आप ऐसे करो। और इंडिया करने से क्या होता है कि 10 लोग भी चालू हो जाते हैं। और चाइना इंडिया से खुश नहीं है। अभी ताइवान का जो 3rd सेंटर है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ताइवान का, वो मुंबई में खुला है। चाइना नाराज है इंडिया से, और इंडिया को मालूम है जिस दिन चाइना को अगर प्रॉब्लम करेगा, हमारे पास 3 टी है उनके लिए, ताइवान, तिब्बत और तुर्किस्तान। These are the 3 T's where which India can really play with China. बिल्कुल सही है सर। चलिए अभी इसको वाइंड अप करते हैं आज, कि जो ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया में भारत की जो मीडिया है कि मोदी जी ने बल्ले बल्ले कर दी है, वहाँ पर जाकर डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, ये होकर रहेगा, और अब हम वेस्ट की दादागिरी को ख़त्म करेंगे, ये नहीं है पॉसिबल है, क्योंकि उनकी दादागिरी थी है और अभी भी रहेगी। सर 2 पैरामीटर्स बता नहीं होता तब तक। सर 2 पैरामीटर्स बता देता हूँ। शेयर इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूएसडी का, वो आज भी 59% है। शेयर इन ट्रेड इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो भी 88% है। 2 साल बाद देखते हैं कि कितना इफेक्ट आया है। 88 का परसेंट जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो 50% पे आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। कितना इफेक्ट आता है, लेट्स सी। डेफिनेटली आई विल टेल यू कि वॉल्यूम्स दूसरे करेंसी में बढ़ रहे हैं, पर डॉलर को कोई हटा नहीं पा रहा है। फैक्ट्स और डेटा तो वही बता रहे हैं। चलिए सर यहीं पर बात फाइंड अप करते हैं आज, कि अब वक्त बताएगा कि आगे जाकर क्या होगा। पुतिन साहब के साथ अच्छी मीटिंग हुई है, लेकिन चाइना के साथ अपनी मीटिंग हमारी अच्छी नहीं हुई है। अब अगले कल को क्या होता है, वहाँ पर बायलैटरल मीटिंग होती है कि नहीं होती है, उससे भी कई चीज़ें क्लियर होंगी इंडिया और चाइना के बीच में। वक्त आएगा तो कल दोबारा से इसको अच्छे डिटेल में इसको कवर भी करेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने कि हमारा जो मीडिया है, हमारा मीडिया पागलों की तरह डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है वो, लेकिन अल्टीमेटली वो युआन को प्रमोट कर रहे हैं डॉलर को नीचे करते हुए, जो कि हमारे लिए और भी ज़्यादा खतरे की घंटी है। थैंक यू सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय सिया राम।